जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, यानी हम सब क्या पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत का जो इतिहास है हम उसको पढ़ रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियो में गांधी जी की तक की चीज़ों को पढ़ लिया था। गांधी जी के क्या सिद्धांत थे और उनसे कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट था हमने यहाँ तक के देख लिया था कि उनका चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, हमने यहाँ तक की चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। जो बच्चे नियमित क्लास को देख रहे होंगे उनको पता होगा कि हम एक क्रम से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास हम कंप्लीट पढ़ने वाले, हमारी एक पूरी सीरीज ये चल रही है। हम इसको आपको पूरा स्वतंत्रता अधिनियम तक कैसे भारत आज़ाद हुआ वहाँ तक की चीज़ों को हम यहाँ इसमें पढ़ाने वाले हैं। तो जो बच्चे पुराने होंगे वो नियमित रूप से क्लास उन लोगों ने देखा होगा और चीज़ों को समझ रहे होंगे। और जो अभी नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं उन दोस्तों से निवेदन है कि आप शुरुआत से यानी क्रम से चीज़ों को देखने की कोशिश करिए। देखिए, हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न इंडिया की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ एक क्रम से जाके वीडियो को देखें, क्योंकि आप शुरुआत से जब वीडियो को देखेंगे तभी आप चीज़ों को इंटरलिंक कर पाएंगे, को रिलेट कर पाएंगे। आप वीडियो छोड़ छोड़ के देखेंगे, पहला देखेंगे, चौथा देखेंगे, दूसरा तीसरा नहीं देखेंगे, 10वां देखेंगे, 8वां 9वां नहीं देखेंगे, तो आप इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं ना, हर एक घटनाक्रम का एक सीक्वेंस होता है और इतिहास में तो बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और कुछ सब्जेक्ट में तो चल भी जाता है, लेकिन इतिहास में आपको चीज़ें क्रम से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इतिहास में घटनाओं का ही तो महत्वपूर्ण योगदान है। जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उसी से तो हम इंटरलिंक करते हैं। क्योंकि इतिहास में हर एक चीज़ एक घटनाओं का एक क्रम से लिखा गया है, एक सीक्वेंस से, एक बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो आप सब जानते हैं दोस्तों, ये हमारा जो आधुनिक भारत का इतिहास है ये लगभग हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप वनडे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या आरओएआर जिसको बोला जाता है दोस्तों समीक्षा अधिकारी, इसकी उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ी मात्रा में जल्द वैकेंसी आने वाली है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आधुनिक भारत, आप जानते हैं इतिहास का क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास का होता है। तो हर एक एग्जाम में आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आपके सिलेक्शन के लिए हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक एक आप जानते हैं ना दोस्तों, पॉइंट की वजह से लोग रेस से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वैकेंसी इतनी कम मात्रा में आती है, उसको फॉर्म फिलअप करने वालों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि आप उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। तो आप सारे दोस्त बहुत अच्छे से वीडियो को अब देखेंगे और सुनेंगे और चीज़ों को नोट डाउन करते चलेंगे। तो हमने चंपारण तक की चीज़ों को पढ़ लिया था। अब हम आज गांधी जी के जो प्रेरणा सोर्स रहे हैं हम वहाँ से चीज़ों को आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम दोस्तों शुरू करते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हमने पिछले वीडियो में आपको नहीं बताया था। आप जानते हैं जो 3 आंदोलन हुए थे, एक चंपारण, एक अहमदाबाद, एक खेड़ा, तो इनका क्रम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। बहुत सारे जगहों बुकों में भी इसको लोग अनुमान से नहीं समझ पाते हैं और एग्जाम में गलती कर देते हैं। तो आप इसके लिए बस एक शब्द याद रखिएगा, CAK, बस याद रखिएगा। अगर कभी भी पूछा जाए कि चंपारण, आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए चंपारण, अहमदाबाद और एक आंदोलन जो हुआ था वो था खेड़ा, इन तीनों का अगर आपसे क्रम पूछा जाए कि निम्नलिखित में सबसे पहले कौन हुआ था, तो आप ये CAK याद रखिएगा। बस आप ज़्यादा बहुत बड़ी ट्रिक के ऊपर नहीं जाना, आपको बस CAK याद रखिएगा। मतलब C का मतलब सबसे पहले हुआ था चंपारण, A का मतलब हो जाता है अहमदाबाद, K का मतलब हो जाता है खेड़ा। तो आप बस इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है और लगभग इसमें गलतियाँ बहुत हो जाती है लोगों की। वो अहमदाबाद और खेड़ा वाले में लोग गलती कर जाते हैं कि कौन सा हम पहले करें। चंपारण तो लोग जानते हैं कि हाँ चंपारण ही पहले हुआ था, लेकिन खेड़ा पहले हुआ था कि पहले अहमदाबाद हुआ था दोस्तों, इसमें अक्सर लोगों से गलतियां हो जाती। तो आप याद रखिएगा, ये CAK वाला जो फार्मूला है आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था, तो आप बताएंगे दोस्तों सबसे पहले हुआ था चंपारण, फिर अहमदाबाद, खेड़ा। तो आप इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा कहीं पे कि CAK मतलब चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। अब हम दोस्तों देखते हैं गांधी जी के जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं कि मतलब गांधी जी ने कौन से सिद्धांत कहाँ से लिया है, उसको हम देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए, जॉन रस्किन का नाम अगर दोस्तों आपने सुना होगा, अगर नहीं भी सुना होगा तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे भी कि इन्होंने सर्वोदय के अवधारणा का जो प्रतिपादन की प्रेरणा कहाँ से लिया था, इन्हीं जॉन रस्किन महोदय से लिया था। इन्होंने जो अपना, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दोस्तों कि सर्वोदय क्या था, मतलब हर एक व्यक्ति का अपलिफ्टमेंट, सब लोगों का विकास, सारे लोगों का मतलब एक साथ डेवलपमेंट। तो ये जो सर्वोदय वाली जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों, अगर ये पूछा जाए इन्होंने गांधी जी ने कहाँ से लिया था, यानी जो सर्वोदय वाला जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों गांधी जी ने कहाँ से लिया था, तो जॉन रस्किन से लिया था। आप इसको याद रखिएगा, जॉन रस्किन,
ये नाम आप दोस्तों रट लीजिएगा कि सर्वोदय का कॉन्सेप्ट गांधी जी ने किससे लिया था, तो जॉन रस्किन से इन्होंने लिया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा किससे ली थी, तो यह लिया था थोरो से। आप जानते हैं गांधी जी आगे चल के सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करते हैं, सीडीएम जिसको बोला जाता है दोस्तों। तो सविनय अवज्ञा वाला जो कॉन्सेप्ट था गांधी जी ने किससे लिया था, तो यह थोरो से लिया था। और करबंदी की प्रेरणा वाला सिद्धांत जो था यह भी थोरो से लिया था, कि मतलब हम टैक्स नहीं देंगे, मतलब हम जो राजस्व बोला जाता था, जो रेवेन्यू जो लगान बोला जाता था, हम इसको नहीं देंगे। तो ये जो करबंदी वाला जो कॉन्सेप्ट है और ये जो सविनय अवज्ञा वाला, दोनों गांधी ने थोरो से लिया था। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि जॉन रस्किन से गांधी जी ने कौन सा कॉन्सेप्ट लिया था, तो सर्वोदय की जो अवधारणा वाला कॉन्सेप्ट था उन्होंने कहां से लिया था, जॉन रस्किन से। और सविनय अवज्ञा जो करबंदी वाली प्रेरणा थी उन्होंने कहां से लिया था, तो थोरो से लिया था। तो आप ये दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। और आपने ऊपर पढ़ा भी है कि सर्वोदय क्या होता है। सर्वोदय के बारे में अभी जब गांधी जी के बारे में और पढ़ेंगे तो आप वहां को मैं उसको आपको विस्तार से बता दूंगा कि इसके जो कॉन्सेप्ट थे वो क्या थे। अब इसको बस यहाँ याद रखिएगा कि उन्होंने थोरो से क्या लिया था और जॉन रस्किन से क्या लिया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए इन्होंने जॉन रस्किन से एक सिद्धांत और लिया था, शारीरिक परिश्रम का आदर करना। मतलब आप जानते हैं ना कि जो हम लोग शारीरिक परिश्रम करते हैं उसका आदर करना, मतलब उसका रिस्पेक्ट करने वाला जो सिद्धांत था, यह भी गांधी जी ने किससे लिया था, तो यह रस्किन महोदय से लिया था। तो शारीरिक परिश्रम मतलब हम लोग जो भी शारीरिक परिश्रम करते हैं इसका हमें आदर करना चाहिए, हमें इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये वाला जो सिद्धांत था गांधी जी ने कहां से लिया था दोस्तों, तो यह भी इन्होंने रस्किन महोदय से ही लिया था। अब हम बात करते हैं टॉलस्टॉय से गांधी जी ने क्या लिया था। तो देखिए अहिंसक असहयोग का आधार। आप जानते हैं ना गांधी जी दो चीजों पर बहुत जोर देते थे, एक सत्य पर, एक अहिंसा पर। वो हमेशा करते थे, हिंसा को वो गलत मानते थे। तो गांधी जी किस पे जोर देते थे, ज्यादातर अहिंसा पर और सत्य पर। तो ये जो अहिंसक असहयोग का जो आधार था इन्होंने किससे लिया था, या टॉलस्टॉय से इन्होंने यह सिद्धांत लिया था। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, गांधी जी ने जॉन रस्किन से क्या लिया था, थोरो से कौन सा कॉन्सेप्ट लिया था, और टॉलस्टॉय से क्या लिया था। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है और अक्सर एग्जाम में गलती हो जाती है। तो आप इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा कि जॉन रस्किन से आपने देखा दो सिद्धांत लिया था, टॉलस्टॉय से इन्होंने एक सिद्धांत लिया था और थोरो से इन्होंने एक सिद्धांत लिया था। अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ और जो परीक्षा के लिए उपयोगी फैक्ट है, जो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप उसको भी देख लीजिए। तो देखिए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने बोला था। आप जानते हैं ना कि राष्ट्रपिता किसको बोला जाता है, गांधी जी को बोला जाता है। यह सबसे पहले किसने बोला था, यह तो बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। आप इसको याद रखिएगा, अक्सर गलती हो जाती कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता दोस्तों किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। आप इस फैक्ट को रट लीजिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों नोआखाली काल में महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे। आप जानते हैं ना नोआखाली कहाँ पड़ता है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो आप इसको पहले यही याद रखिएगा, ये जो नोआखाली यहाँ दिया गया दोस्तों कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो उस दौरान जब ये वहाँ पर थे गांधी जी, तो वहाँ पर गांधी जी के सचिव कौन थे, तो गांधी जी को सचिव दोस्तों उस समय थे प्यारेलाल। तो आप इस नाम को भी याद रखिएगा कि नोआखाली काल में महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे, तो वह थे प्यारेलाल। आप इसको दोस्तों अच्छे से रट लीजिएगा। अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारा अगला फैक्ट है कि भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया किसने, तो वह किया था दोस्तों जमनालाल बजाज ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रति जो ब्रिटिश सरकार की नीति थी उसी के विरोध में राय बहादुर की उपाधि का किसने त्याग कर दिया था, तो आप ये याद रखिएगा जमनालाल बजाज। आप सीधे इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी। तो देखिए ये जो राय बहादुर की उपाधि था ये इन्होंने किसको मिली थी, जमनालाल बजाज जी को। इसका इन्होंने त्याग कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों किसी को भी एक बार में याद नहीं होता है, तो आप ये मत सोचिएगा कि हमें भी एक बार में याद हो गया था, नहीं। हम भी बार बार चीज़ों को पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो हमको चीज़ें याद हो गई हैं। तो आप भी क्या करेंगे, जब आप बार बार पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको भी चीज़ें याद हो जाएगी। आप बस चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए और इसको रिवीजन करते रहिए। आप अपना जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिए। तो बस आप यहाँ याद रखिएगा कि राय बहादुर की उपाधि का त्याग किसने किया था दोस्तों, तो वह किया था जमनालाल बजाज ने। अब हम बात करते हैं दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी, तो वह दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो आप याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने, वह चंपारण सत्याग्रह के दौरान। आप दो फैक्ट तो एकदम रट लीजिएगा कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो आप जानते हैं दोस्तों किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। तो आप ये नाम भी रट लीजिएगा। और गांधी जी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा की उपाधि दी थी दोस्तों किसने,
रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये कब दी थी दोस्तों? जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उस दौरान गांधी जी को यह उपाधि दी थी। यह भी क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, बार बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, लोग लेकिन फिर भी गलती कर जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रपिता वाला टाइटल किसने दिया था और महात्मा गांधी को महात्मा वाली टाइटल किसने दी थी। यहां तक भी पूछ लिया गया कि महात्मा वाली जो टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था वो किस आंदोलन के दौरान दिया था। तो जो इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था दोस्तों, उस आंदोलन के दौरान इसको दिया था। तो आप इसको भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा अगला फैक्ट देखिए, गांधी सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? तो वह थे जमनालाल बजाज। आप याद रखिएगा दोस्तों, यहां नाम में लिखा गांधी सेवा संघ, तो आप गांधी सेवा संघ से महात्मा गांधी को सही नहीं करके आएंगे। पता चला आपने देखा कि गांधी सेवा संघ पूछा गया है तो गांधी जी का नाम है तो गांधी जी ने किया होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। गांधी सेवा संघ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जमनालाल बजाज थे, जिन्होंने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में दे दिया जाता है और आप अपने एक्स्ट्रा एलिमिनेशन के तरीके को लगा के गलती कर देते हैं। देखिए, नाम है गांधी सेवा संघ, तो याद रखिएगा गांधी सेवा संघ का मतलब यह नहीं हुआ कि महात्मा गांधी जी ही इसके संस्थापक थे। दोस्तों, गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे जमनालाल बजाज। ये वही जमनालाल बजाज हैं जिन्होंने भारत के ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी उसी के विरोध में इन्होंने अपनी राय बहादुर की जो टाइटल थी वापस किया था। अंग्रेजों कहा नहीं, अपनी टाइटल अपने पास रखो, हम लोग अपने ऐसे ही बहादुर हैं। हर भारतीय अपने आप में शेर पैदा होता है, बहादुर होता है, तो तुम्हारे राय बहादुर की टाइटल की हमको जरूरत नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों कह कह वापस कर दिया। अंग्रेज यही तो करते थे। वो क्या करते थे, उनका जान तो दो ही तो नीति उनकी अच्छी थी, फूट डालो राज करो। और बाद में क्या करते थे, खुश रखने के लिए किसी को राय बहादुर की उपाधि दे देते थे, किसी को नाइटहुड की उपाधि दे देते थे, किसी को सर की उपाधि दे देते थे। हाँ, हर भारतीय अपने में गर्व वाली बात रखता है, तो कोई जरूरी नहीं हमें कि राय बहादुर को उपाधि। तो ये कहकर जमनालाल बजाज जी ने वापस कर दिया कि आप अपनी टाइटल अपने पास रखो, हम लोग पैदा ही हुए हैं शेर की तरह। तो आप इसको याद रखिएगा कि गांधी सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? तो वह थे जमनालाल बजाज जी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था? तो 1934 में। आप जानते हैं ना कि गांधी जी भी आईएनसी से जुड़े थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जब ये जुड़े थे तो इससे इन्होंने इस्तीफा कब दिया था? तो 1934 में दिया था। 1934 में गांधी जी ने क्या कर दिया था? कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, यानी रिजाइन दे दिया था, कहा कि हम इसके सदस्य नहीं रहेंगे। तो ये डेट या ईयर आप याद रखिएगा दोस्तों, 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। अब एक फैक्ट आप याद रखेंगे दोस्तों, लगभग सबको याद भी होगा कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। तो कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। बहुत से लोग होंगे जिनको नहीं भी याद होगा, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है दोस्तों। जिसको नहीं याद हो तो वो याद कर लें कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। तो 1948 में हुई थी। और कब हुई थी? 30 जनवरी को हुई थी। क्या होता है, कुछ लोग इतने आसान क्वेश्चन को भी एग्जाम में गलत कर देते हैं। तो आप सोचिए, आप उन सवालों को गलत करके आ रहे हैं जिनको हर कोई कर रहा है, तो आप कैसे सेलेक्ट होंगे? गलतियां उन सवालों में अगर करें तो अच्छी बात होती है ना, कि जिनमें लगभग सब लोग मान के चलना कि 90% लोग इसमें गलती करेंगे, उससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकता। सिलेक्शन आपका रुकता है कि जिसको सब कर रहे हैं आप उसको गलती कर रहे हैं। कुछ लोग इसको मजाक में ले लेते, बताओ गांधी जी की मृत्यु ही हमको याद थी लेकिन हम क्या करें, भूल गए। नहीं, कुछ चीज़ें तो आपको भूलनी ही नहीं, अगर आप एटलीस्ट सेलेक्ट होना चाहते हैं अपने एग्जाम के दौरान। तो जिनको नहीं याद हो दोस्तों, इसमें कोई मजाक की बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है। आप रट लीजिए कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। पहले तो आप ईयर याद रखिएगा 1948, याद ही नहीं, आज़ादी का आप ऐसे याद कर लीजिए कि आज़ादी के एक साल बाद। आज़ादी हमको कब मिली थी? 1947 में मिली थी। आप ऐसे याद रखिए, उनकी मृत्यु कब हुई थी? एक साल बाद, यानी 1948 में हुई थी। बस आप याद रखिएगा, नए साल की शुरुआत होती है 1 जनवरी को और एंडिंग से एक दिन पहले, उसी मंथ के एंडिंग से एक दिन पहले इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी 30 जनवरी को। यानी 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। आप ये सारे फैक्ट जो दोस्तों गांधी जी से ऊपर दिया गया है, आप एकदम रट लीजिएगा, एकदम समझ लीजिएगा, चीज़ों को जितना हो सके बार बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े, बिना मेहनत करे, बिना हार्ड वर्क करे कुछ नहीं होता। आप जानते हैं ना दोस्तों, आप अगर क्रिकेट देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि कुछ खिलाड़ी क्या होते हैं, टैलेंट के साथ पैदा होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि 2 खिलाड़ी हैं, आप अगर देखेंगे, मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, दोनों ही टैलेंट के साथ पैदा हुए हैं, दोनों में एकदम पूरी स्किल भरी पड़ी है कि एकदम क्रिकेट के एकदम हर एक प्लेटफॉर्म पे बढ़िया खेल सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि ए वाला आगे बढ़ जाता है लेकिन बी वाला आगे नहीं बढ़ता है। उसका कारण जानते हैं दोस्तों क्या? क्योंकि टैलेंट को बरकरार रखने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो जिसने अच्छी प्रैक्टिस की, जो बार बार हार्डवर्क कर रहा है, वह हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। तो यही आप याद रखिएगा। आप ये मत मान के चलिए कि हमने तो पढ़ लिया, हमको तो याद है, हम तो एग्जाम में कर ले जाएंगे, हमें तो हर एक चीज़ हमने रट लिया, अच्छे से समझ लिया है।
हमसे कोई बड़ा तुर्रम खा वहाँ बैठा है, नहीं। अगर जो बच्चा हमेशा प्रैक्टिस करता है, अपनी गलतियों को जो सुधारते आया है ना, जिसने हार्डवर्क बहुत अच्छे से किया है, जो बार बार टेस्ट पेपर को जो सॉल्व करता आ रहा है, उसको पता है कि हमारी गलतियां कहाँ होती है, उसी को बार बार सुधार रहा हुआ, प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन जो अपने को जानते हैं ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने को समझते नहीं, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, मुझे एक बार में ही चीज़ें याद हो जाती, मैं पैदा ही हुआ हूँ टैलेंट के साथ। तो वो लोग अक्सर गलती करके आते, क्योंकि वो कभी प्रैक्टिस ही नहीं किए होते, टेस्ट दिए ही नहीं होते, अपने रिवीजन को किया नहीं होता, क्योंकि उनको तो मान के चलते हैं ना कि हमारा होना है। तो गलतियां हमें कहाँ से पता चलती है? टेस्ट पेपर से, बैक ईयर क्वेश्चन पेपर को जब हम सॉल्व करते हैं, यहीं सबसे हमको पता चलती है। तो आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अभी से अपनी पढ़ाई करते रहिए, जो कुछ आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन को सर्च करिए अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और बार बार प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि आप हार्ड वर्क करेंगे। हार्ड वर्क भी है दोस्तों, आपको ऐसे अंधेरे में नहीं करना है, आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट स्ट्रेटजी भी को अपनाना है। यही नहीं कि बस करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, उसमें कोई स्मार्ट दिमाग नहीं। स्मार्ट दिमाग का मतलब ही होता है दोस्तों कि आप इस पे तो जोर दीजिए ना कि आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पे आप हार्ड वर्क करते रहिए। अब हम दोस्तों हमने देखा कि हमने गांधी जी से संबंधित ये फैक्ट पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले कुछ किसान आंदोलन जो हुए थे और जो किसान सभा बनी थी, उसके बारे में हम देखते हैं क्या फैक्ट दिया गया है और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो आप उसको भी देख लीजिए। तो देखिए, जो किसान आंदोलन हुआ था, यानी जो किसान सभा बनी थी, इसकी देखिए। तो देखिए, यूपी किसान सभा की अगर हम बात करें, स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1918 में। यानी जो यूपी किसान सभा दोस्तों बनी थी, कब बनी थी? फरवरी 1918, यानी 1918 में बनी थी दोस्तों यूपी किसान सभा। अब इस यूपी किसान सभा के दोस्तों संस्थापक कौन थे? यूपी का मतलब दोस्तों होता है उत्तर प्रदेश किसान सभा। तो कुछ लोग यहां भी गलती कर जाएंगे, यूपी का मतलब क्या हुआ? नहीं, यूपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश किसान सभा। इसके स्थापना कब हुई थी? 1918 में हुई थी दोस्तों, आप याद रखिएगा। कौन कौन थे इसके संस्थापक थे? तो देखिए, 3 नाम आप याद रखिएगा: इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। तो अगर आपसे पूछा जाए यूपी किसान सभा के संस्थापक कौन थे, तो ये 3 नाम दोस्तों आप याद रखिएगा। एक है इंद्र नारायण द्विवेदी, एक है गौरी शंकर मिश्र और एक है मदन मोहन मालवीय। तो आप ये तीनों नाम बहुत अच्छे से रट लीजिएगा कि यूपी किसान सभा के संस्थापक कौन थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों सहजानंद सरस्वती की। इनसे भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। जो लोग बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए तो भैया ये एकदम जुबान पर रटी होनी चाहिए। जुबान का रटना मतलब, कोई अगर आप सो रहे हो गहरी नींद में, फिर भी उठा के पूछ ले कि बताओ 5 सेकंड में बताओ स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के बारे में, तो आप रट लो। तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जितनी बार बिहार के जितने भी एग्जाम होते, चाहे बिहार पीसीएस लीजिए, बिहार के कितने भी एग्जाम होते, बार बार पूछ लिया गया। और बिहार के तो छोड़ दीजिए, यूपी में बड़ी मात्रा में पूछा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ना, बिहार यूपी में कोई विशेष अंतर नहीं है। यहाँ के भी जो लोग उस समय काम करते थे, तो दोनों राज्यों के लिए लाभदायक होता था। ये यूपी में बहुत बड़ी मात्रा में इससे क्वेश्चन, और बिहार के लिए तो भैया रामबाण है। तो आप देख लीजिए सहजानंद सरस्वती जी के बारे में कुछ आप फैक्ट जो दिया गया, आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। तो देखिए, जो बिहार प्रांतीय किसान सभा थी, उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे सहजानंद सरस्वती। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक दोस्तों कौन थे? सहजानंद सरस्वती जी थे। आप इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना करने का उनका लक्ष्य क्या था? तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना। इन्होंने जो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी, आप जानते हैं जब हम किसी इंस्टीट्यूशन यानी किसी संस्था की स्थापना करते हैं, तो उसका कोई उद्देश्य होता है, कोई उद्देश्य को लेकर ही तो हम कोई संस्था बनाते हैं। इसी तरह जो इन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी, इसका उद्देश्य क्या था? जो जमींदारी प्रथा थी उसी का उन्मूलन करना था। और क्या था दोस्तों? कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना, या इसका कार्यक्रम चलाया गया था। सबसे पहले जो जमींदारी प्रथा चल रही थी, उस जमींदारी प्रथा का क्या करना? उन्मूलन करना। उन्मूलन करना का मतलब होता है दोस्तों समापन करना, यानी उसको खत्म करना। और क्या कार्यक्रम चलाया गया कृषि सुधार से संबंधित? जो कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना। तो आप याद रखिएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? सहजानंद सरस्वती। इनको दोस्तों क्या बोला जाता है? किसान प्राण। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसान प्राण उपाधि या किसान प्राण टाइटल किसको दिया गया था दोस्तों? किसान प्राण मतलब कृषकों के प्राण, कृषकों के जो प्राण है, मतलब कृषकों के जो आत्मा है। यह अगर पूछा जाए टाइटल किसको दिया गया था दोस्तों, तो यह टाइटल दिया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को। क्यों दिया गया था दोस्तों? किसानों के प्रति जो इन्होंने जो सेवा किया था, उन्होंने जो समर्पण दिखाया था, उसी के लिए इनको किसान प्राण की उपाधि दी गई थी। तो आप इसको भी याद रख लीजिए दोस्तों कि इनको क्यों दिया गया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की। इसी का नाम बदल के दोस्तों आगे हो जाता अखिल भारतीय किसान सभा। तो हम बात करने वाले दोस्तों किसकी?
अखिल भारतीय मतलब ऑल इंडियन अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, इसी का नाम चेंज करके आगे दोस्तों कर दिया जाता है अखिल भारतीय मतलब ऑल इंडिया किसान सभा। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे सबसे पहले अभी आप यहाँ ये याद रखिए, जो अखिल भारतीय किसान सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। इसी का नाम आगे चल के बदल कर क्या कर दिया जाता है दोस्तों? अखिल भारतीय किसान सभा। यानी जो ऑल इंडिया दोस्तों, ये जो ऑल इंडिया किसान सभा जो बनी थी, कब बनी थी दोस्तों? 1936 में बनी थी, 1936 में बनी थी ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। इसी कांग्रेस के जगह पे दोस्तों क्या कर दिया जाता है? सभा कर दिया जाता है। बस अपना आप इतना याद रखिएगा कि ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के जगह पे, कांग्रेस के जगह क्या कर दिया जाता है दोस्तों? ऑल इंडिया किसान सभा यानी अखिल भारतीय किसान सभा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी, 1936 में हुई थी। कहां पर हुई थी? आप ये भी याद रखिएगा, लखनऊ में हुई थी। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहीं पर दोस्तों ऑल इंडिया किसान सभा या ऑल इंडिया किसान कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का ही परिवर्तित नाम है ऑल इंडिया किसान सभा, स्थापना लखनऊ में। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो इसका प्रथम अध्यक्ष हुआ था, इसका जो प्रथम सत्र थे, इस प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ही थे। वही स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जिन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। और इसके प्रथम सत्र के महासचिव कौन थे दोस्तों? तो महासचिव कौन थे? एन.जी. रंगा। तो अगर आपसे पूछा जाए अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम सेशन हुआ था, यानी जो इसका पहला सत्र यानी जो पहला अधिवेशन हुआ था, इस पहले अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती को दोस्तों आप याद रखिएगा, यही बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक भी थे। और इस प्रथम सेशन के महासचिव कौन थे? तो महासचिव दोस्तों कौन थे? एन.जी. रंगा। तो आप ये भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन और पूछा जाता, जब इसका दूसरा सेशन हुआ था तो दूसरा सेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? फैजपुर में। पहला सेशन तो लखनऊ में ही हो गया था, जो दूसरा सेशन होता है वह फैजपुर में होता है। अब इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो यही एन.जी. रंगा। जो पहले सेशन में दोस्तों आप देख रहे हैं, जो अखिल भारतीय कांग्रेस सभा का जो प्रथम सत्र हुआ था, जो पहला सत्र हुआ था, उसमें महासचिव कौन थे? एन.जी. रंगा थे। यही एन.जी. रंगा ऑल इंडिया कांग्रेस का जब दूसरा सेशन होता है उसमें क्या हो जाते हैं? उसके अध्यक्ष हो जाते हैं। अब पहले वाले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो आप एक गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल आपसे गलती नहीं हो जानी चाहिए। आप इसको बार बार देखते रहिए कि पहले सत्र के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और पहले सत्र के महासचिव कौन थे? एन.जी. रंगा। यही एन.जी. रंगा जो थे ऑल इंडिया कांग्रेस की जो दूसरी सेशन होता है उसमें क्या बन जाते हैं दोस्तों? अध्यक्ष हो जाते हैं। और फैजपुर का अधिवेशन होता है, पहला कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। तो ऑल इंडिया किसान कांग्रेस या ऑल इंडिया किसान सभा से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप इतना ही याद कर लेंगे दोस्तों तो उम्मीद है कि आपसे इससे तो कोई क्वेश्चन गलती नहीं होगी। आपको यहाँ जितना पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, अगर आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप बुक से पढ़ लेते हैं, आपको पता है ये बुक किसकी है, आप ये भी मालूम है, आप और भी मार्केट में हिस्ट्री की जो बुक है आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया, वीडियो को 2-3 बार समझ लिया और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ लिया, तो गारंटी है दोस्तों आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बस आप चीज़ों को सही से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। तो अब आपने अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात दोस्तों यहाँ एक फैक्ट और पढ़ने वाले हैं बाबा रामचंद्र के बारे में। आप इसको देख लीजिए, जो बाबा रामचंद्र थे यह कौन थे? तो देखिए, बाबा रामचंद्र जो थे दोस्तों महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे। तो सबसे पहले यही याद रखिए कि बाबा रामचंद्र कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे और एक ब्राह्मण परिवार से थे। आप इसको याद रखिएगा। यहाँ कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, यहाँ जातिवादिता नहीं दिखाई जा रही है कि कौन थे, नहीं, बस इतना याद रखिएगा कि महाराष्ट्र से और ब्राह्मण परिवार से थे। बस इतना आप समझने के लिए इसको याद रखिएगा। बाबा रामचंद्र, इन्होंने क्या किया था दोस्तों? इनके अंदर संगठन की अद्भुत क्षमता थी। जो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को नेतृत्व करने के लिए एक अद्भुत क्षमता। जानते हैं ना दोस्तों, कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए 10 व्यक्तियों ने मिलकर कोई संगठन बनाया। मान लो कि 10 दोस्त थे, 10 दोस्तों ने मिलकर कोई संगठन बनाया, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 10 के 10 उस योग्य हों कि उस ऑर्गेनाइजेशन को सही से संचालित कर लें। उनमें एक कोई जरूर होगा जिसके अंदर अद्भुत क्षमता होगी, मतलब उसको पता होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन कराना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। तो उसी तरह जो बाबा रामचंद्र थे दोस्तों, इनके अंदर क्या थी? संगठन को लेकर अद्भुत क्षमता थी। मतलब अगर कोई संगठन है जो बनाते थे, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे मैनेज करना है, इसके लिए इनके अंतर्गत एक अद्भुत क्षमता थी। इनके प्रयासों से दोस्तों क्या होता, 1920 में प्रतापगढ़ में एक अवध किसान सभा का गठन हुआ। देखा दोस्तों, हमने इनको पहले बताया ना कि अद्भुत क्षमता थी। दोस्तों क्या हुआ, अवध किसान सभा का गठन अगर आपसे पूछा जाए किसके प्रयास से हुआ था,
तो बाबा रामचंद्र के प्रयास से हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1920 में हुआ था। कहां पर? प्रतापगढ़ में। तो आप रट लीजिएगा कि अवध किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कहां हुआ था? प्रतापगढ़ में हुआ था। किसके प्रयास से हुआ था दोस्तों? तो बाबा रामचंद्र के प्रयास से हुआ था। अवध को किसानों को संगठित इन्होंने किया था। जो अवध वाला रीजन था दोस्तों, उस समय अवध का मतलब आप समझते ना, ये जो आज का वर्तमान देख रहे हैं, जैसे लखनऊ हुआ, बाराबंकी हुआ, और इधर आप फैजाबाद अयोध्या की तरफ बढ़ेंगे, कुछ हिस्सा जो आज आपका बस्ती वाला डिस्ट्रिक्ट है, उधर आप पीछे की तरफ जाएंगे दोस्तों, जो अपना प्रतापगढ़ वाला रीजन है, तो ये सब मिला के अवध के अंतर्गत आता था। उस समय जो अवध होता था वो, उसका मतलब यही होता था। इतने सारे जिले लगभग, उस समय कोई अच्छे से बाउंड्री नहीं थी, इस तरह की थी। आज आप देखते हैं लखनऊ है, बाराबंकी है, उधर बस्ती आप चले जाएंगे, फैजाबाद चले जाएंगे, अयोध्या जिला चले जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया था? अवध के किसानों को संगठित किया था इस अवध किसान सभा का गठन करने के लिए दोस्तों। तो आप बाबा रामचंद्र के बारे में जो फैक्ट दिया गया दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आप इसको गलती नहीं करेंगे। अब उम्मीद है दोस्तों कि जितना भी कुछ आपको पढ़ाया गया, बहुत अच्छे से इसको रिवाइज भी करते रहेंगे और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। अब हमारा दोस्तों जो अगला वीडियो आएगा, हम आपको यहीं से चीज़ें, जहाँ हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, हम यहाँ से आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप अभी तक इतने चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। तो बस दोस्तों, चलते चलते आप सबसे एक छोटा सा उम्मीद है, निवेदन कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। आपके जो भी भाई बहन हो, आपके फ्रेंड सर्किल में जो कोई भी हो, जो किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों उन तक वीडियो आप शेयर कर देंगे, पहुंचा देंगे। इससे दोस्तों उनको भी अपनी तैयारी के लिए मजबूती मिलेगा और हमारे भी मोटिवेशन का एक जरिया होता है दोस्तों, क्योंकि हम भी आपको बहुत ईमानदारी से 100% चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आप क्या करेंगे? बस आप वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी तैयारी कर रहे हो, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आप इतना बातों को अच्छे से याद रखेंगे तो आप सब पढ़ाई करते रहें, अच्छे से स्वस्थ भी रहें, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखते रहें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेक्चर देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।